दोस्तों, आज जब लोग पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो उसके दिमाग में क्या आता है? गरीबी, भुखमरी, आतंक और पॉलिटिकल वॉर। The world today sees them as the epicenter of terrorism. Pakistan is the global headquarters of terrorism. The country is on the brink of collapse. The economic situation in Pakistan has gone from bad to worse. लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई है, खाने का पैसा नहीं है लोगों के पास। लोग ये खुदकशी करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे और मजबूरी है। पर क्या आपको पता है, एक टाइम था जब पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान को एशिया का रोल मॉडल कहती थी। Contrasting picture of a growing new country, Pakistan. This is a crucial moment in human history. Something greater, something grander, something bigger can emerge. With a far-seeing program of industrialization, Pakistan can look to the future with confidence. The third largest exporter of cotton, Pakistan also supplies 75% of the world's jute for making burlap. Pakistan was once hailed as a country that could be an economic rival to its neighbor India. और पाकिस्तान उस जमाने में एशिया का जो है लार्जेस्ट और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक था। 1960 के टाइम भारत 3.5% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था और श्रीलंका 4.1% की ग्रोथ रेट पर था और नेपाल 2.3% पर। लेकिन पाकिस्तान जो है 6.8% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान की कहानी कुछ और ही है। Pakistan is in trouble. पाकिस्तान इज इन द इकोनॉमिक डोल्ड्रम। लोगों की आमदनी इतनी है कि जितने इन्होंने बिल भेजती हैं। अब इसको भरे या घर का खर्चा चलाए। Pakistan is a fragile democracy. Military controls everything. Pakistan needs to stop thinking of itself as a warrior nation. उधार के भरोसे चलता रहा। उधार की इसी रवायत ने पाकिस्तान का आज की तारीख में बंटा धार कर दिया। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान 1960 के टाइम जो है इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था, आज वो कर्ज के तले जो है दबा पड़ा हुआ है। Nations without a vision die. लाहौर जुलाई 2024 से गर्मी इतनी थी कि लोग जो है सड़क पर 2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं रह पा रहे थे। इसमें सबके सब ऑर्डिनरी लोग थे, कोई रेडिकल नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, सिर्फ आम जनता खड़ी थी अपने बिजली के बिल लेकर थे। वो कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि सिर्फ 2 महीने में जो है उनका बिजली का बिल जो है डबल हो गया था और बिजली जो है डेली कई घंटों तक आती भी नहीं थी। ये लोग कोई लग्जरी नहीं मांग रहे थे, सिर्फ लाइट मांग रहे थे और 45 डिग्री गर्मी में बस एक पंखा चल जाए और कुछ नहीं है। वो सिर्फ जो है बेसिक चीज मांग रहे थे जो हर गवर्नमेंट देने का वादा करता है, लेकिन उन्हें जो है वो भी नहीं मिल पा रहा था। 2019 में पाकिस्तान में 21.9% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे थे। मतलब हर 100 लोग में से जो है 22 लोग जो है इतने गरीब थे कि अपने बेसिक जरूरतों को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे थे। और 2025 तक जो है ये संख्या बढ़कर 28.8% तक हो गई। यानी कि 100 लोग में जो है 29 लोग गरीबी में जी रहे थे। इसका मतलब सिर्फ 6 सालों में जो है गरीब लोगों की संख्या 7% बढ़ गई है। और ये सिर्फ स्टेटिस नहीं है, लाखों वो फैमिली है जो मुश्किल से जी पा रही है। मई 2023 में जो है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट जो है 38% तक पहुंच गई। 38% मतलब समझ रहे थे एक आटे का थैला जो यहाँ इंडिया में भी आम लोगों के लिए जो है जरूरी का खाना है, उसे भी पाकिस्तान के लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और उसी महीने पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है खत्म हो चुके थे। सिर्फ 2 हफ्ते के इम्पोर्ट जो है कवर हो सकते थे। आज भी 82% पाकिस्तानी लोग जो है एक न्यूट्रिशनली कंप्लीट डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब कि हर 100 में से 82% लोग जो है ऐसा खाना रेगुलर अफोर्ड नहीं कर सकते जो शरीर के लिए जरूरी डाइट है। 2025 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान जो है 106 नंबर पर है। 106 नंबर पर एक न्यूक्लियर पावर, दुनिया की 5वीं सबसे आबादी वाला देश। देखो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान का ईस्टर्न हिस्सा था और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से ज्यादा गरीब था, उसकी इकोनॉमी कमजोर थे और पाकिस्तान ने इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि बांग्लादेश जो है कुछ सालों में फेल हो जाएगा। लेकिन आज बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा जो है पाकिस्तान से ज्यादा है। 1960 के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे और तो और साउथ कोरिया और कुछ अफ्रीकन के एक्सपर्ट जो हैं पाकिस्तान आते थे ये समझने के लिए कि पाकिस्तान जो है इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रही है। और उस समय पूरी दुनिया को लगता था कि पाकिस्तान जो है एशिया का सबसे सक्सेसफुल देश बन सकता है। लेकिन आज सिचुएशन जो है कुछ और ही है। आज पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए बार बार IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ता है। और ऐसा पाकिस्तान सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 25 बार जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुका है। पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक गलत फैसले या एक सरकार की वजह से नहीं हुई। 1958 से अब तक जो है पाकिस्तान IMF से 25 बार लोन ले चुका है।
और IMF पाकिस्तान को 25 बार लोन देकर फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला है। हर कुछ साल बाद जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है मुश्किल में फंस जाती है और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू गिर जाती है और देश के लिए जो है पुराने कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाता है। तब पाकिस्तान जो है IMF से मदद मांगता है और लोन देता है और IMF पाकिस्तान को लोन देता है और उनको एक लाइफलाइन देता है और कहता है सरकार जो है अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च ना करें, अपने खर्च को कंट्रोल करें। और उस समय पाकिस्तान जो है IMF की बात को तो मान लेता है और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म को शुरू करता है। इससे जो है थोड़े समय के लिए इकोनॉमिक संभल तो जाती है, लेकिन फिर सरकार बदल जाती है और रिफॉर्म जो है अधूरे रह जाते हैं और सरकार जो है फिर से कर्ज लेना शुरू कर देती है। 2024 में पाकिस्तान IMF से जो है $7 बिलियन का 25वां लोन लिया था और IMF ने कहा कि बिजली बिल पर जो सरकारी छूट मिल रही है उसको थोड़ा कम करो और बिजली बिल को बढ़ाओ। और पाकिस्तानी सरकार भी जो है एक ही करती है। नतीजा क्या हुआ, 2021 के बाद जो है बिजली की कीमत 155% से बढ़ गई और आम लोगों के लिए जो है बिजली का बिल चुका पाना भी नामुमकिन हो गया। 1999 से 2023 के बीच पाकिस्तान को IMF से $22 बिलियन का लोन और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री पर $180 बिलियन खर्च किया, 5 से 10 गुना ज्यादा। पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए एजुकेशन, हेल्थ या इंडस्ट्री में इतना पैसा खर्च नहीं किया जितना मिलिट्री पर खर्च कर दिया। इसीलिए जो है जब भी इकोनॉमी मुश्किल में पड़े तो उन्हें जो है बार बार लोन लेना पड़ा। और जब भी IMF पाकिस्तान को लोन देता है तो वो पाकिस्तानी सरकार से कहता है कि वो सरकारी बेनिफिट को जो है थोड़ा कम करें। इसका असर जो है आम लोगों पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर पड़ता है क्योंकि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है और महंगी हो जाती है। 2022 में पाकिस्तान में जो है बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को लगभग $30 बिलियन का जो है नुकसान हुआ था। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी जो है डिफेंस बजट में कोई कटौती नहीं की गई, यानी कि जब लोग जो है बाढ़ की वजह से बहुत मुश्किल में थे और देश को पुनर्निर्माण करने के लिए जो है पैसों की जरूरत है, तब भी जो है डिफेंस सेक्टर की बजट जो है सेम रही, उसमें कुछ भी कटौती नहीं की गई। 1947 से अब तक जो है पाकिस्तान में 29 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, किसी ने भी जो है अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया, एक ने भी कंप्लीट नहीं कर पाया 75 सालों में। इमरान खान रिसेंट हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर PM को अप्रैल 2022 में नॉन कॉन्फिडेंस वोट के जरिए जो है PM पद से हटा दिया गया और बाद में जो है अरेस्ट भी कर लिया गया। तो नवाज शरीफ जो है 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन एक बार भी जो है उन्होंने अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। बेनजीर भुट्टो 2 बार PM बने, लेकिन दोनों बार उनकी सरकार को टर्म पूरी होने से पहले ही डिसमिस कर दिया गया। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है यहाँ असली पावर जो है कभी भी इलेक्टेड सिविलियंस के पास नहीं थे, बल्कि आर्मी के पास थे। पाकिस्तान अपने GDP का रफली जो है 10 से 12% टैक्स से कलेक्ट करता है और इंडिया जो है 18%। पाकिस्तान जो है अपने अमीर लोगों से टैक्स ना के बराबर वसूल करता है, क्योंकि वही अमीर लोग जो है पाकिस्तान की कानून लिखते हैं और जो सैलरी वर्कर है जैसे टीचर, फैक्ट्री वर्कर और जूनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका टैक्स जो है सैलरी मिलते ही ऑटोमेटिकली कट जाता है। इसलिए उनके लिए टैक्स छिपाना या फिर बचाना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन पंजाब में हजारों एकड़ के जमीन के जो मालिक हैं वो टैक्स ना के बराबर देते हैं। एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान के GDP का लगभग 24% हिस्सा है। फिर भी जो है 2024 और 25 में पूरे पाकिस्तान की प्रोविजनल गवर्नमेंट ने मिलकर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से सिर्फ $8 बिलियन ही कलेक्ट किया। रिसर्चर का कहना है कि अगर टैक्स लॉ को जो है पूरी सख्ती से लागू किया जाए तो एग्रीकल्चर से जो है लगभग $400 बिलियन जो है कलेक्ट कर जा सकती है। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन की प्रॉब्लम जो है सिर्फ गलती की वजह से नहीं है, पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि पावरफुल लोगों को फायदा मिल सके। सिस्टम की डिजाइन ही ऐसी है, जो लोग सबसे ज्यादा टैक्स दे सकते थे उन्हें अक्सर छूट मिल जाती है। जो लोग टैक्स लॉ लिखते हैं वही लोग जो है टैक्स ना देने से फायदा उठाते हैं और आम लोगों के पास जो है टैक्स देने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचता है।